आइए स्टार्ट करते हैं ब्लैक होल्स सीरीज़ का पार्ट 2, जहाँ पर हम लोग ब्लैक होल्स के कुछ डायनामिक्स देखते हैं और समझते हैं कि ब्लैक होल का मैकेनिक्स क्या होता है। ये एक बाउंड्री है अराउंड द ब्लैक होल, बियॉन्ड विच, जिसके बाद जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है दैट डज नॉट अफेक्ट एन ऑब्जर्वर, जो कि बाहर खड़ा है, और यहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकता है। ये सब मैंने समझाया था। ब्लैक होल का रीजन है और ये ब्लैक होल के बाहर का स्पेस, और ये टाइम एक्सेस है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ब्लैक होल के बाहर जब तक आप स्पेस में हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव कर सकता है, फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम ब्लैक होल के पास जाते जा रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इस तरह से। लेकिन अभी भी कुछ रेज जो है उनके पास फ्रीडम है मूव करने का। लेकिन जैसे ही आप इस इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हैं, उसके बाद हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद इधर की ओर जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इधर की ओर जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ अंदर की ओर ही मूव कर सकते हैं और ये कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से काम करता है इवेंट होराइजन। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ हो रहा होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और कोई ऑब्जर्वर जो है इवेंट होराइजन पे खड़ा है और वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को वन है, ये टू है। तो ऑब्जर्वर वन जो है वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि जैसे जैसे ऑब्जर्वर टू इस ब्लैक होल के पास जाता जा रहा है, इवेंट होराइजन के पास जाता जा रहा है, इसका मूवमेंट स्लो होता जा रहा है और इवेंट होराइजन के पास जाकर के ये यहाँ पे हमेशा के लिए स्टक हो जाएगा। ये देखेगा ऑब्जर्वर वन। ऑब्जर्वर टू तो यहाँ पे आया और अंदर भी चला गया, लेकिन ऑब्जर्वर वन इसको अंदर की ओर जाता हुआ कभी नहीं देख पाएगा फॉर इनफाइनाइट टाइम ऑल्सो। ये ऑब्जर्वर वन ऑब्जर्वर टू को इवेंट होराइजन पे ही स्टक पाएगा हमेशा। देखिए कैसे होता है, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि टाइम डायलेशन, मतलब इन दोनों का जो क्लॉक है वो सेपरेट काम करेगा। जैसे जैसे ब्लैक होल के पास आएगा, इसका क्लॉक स्लो होता जाएगा और इस ऑब्जर्वर का क्लॉक नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, क्लॉक टू के कंपैरिजन में बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि क्लॉक टू स्लो हो गया है। क्योंकि ब्लैक होल के पास जब आप जाते हैं और लाइट की स्पीड से जब आप ट्रैवल करते हैं, तो आपका क्लॉक क्या हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। और टाइम डायलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू टी नॉट बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, एल इक्वल टू एल नॉट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये मालूम चलता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। एक ही होता है कि से लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी का भी स्पीड नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जानने वाली बात यह है कि जैसे जो फोटोन होता है, फोटोन जो खुद लाइट की स्पीड से चल रहा होता है, फोटोन चल रहा होता है लाइट की स्पीड से, जो कि 3 लाख किलोमीटर है प्रति सेकंड। इस फोटोन के लिए कोई भी टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वन के लिए इन्फाइनेटली स्टक इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर वन जो ऑब्जर्व करेगा वो टाइम होता है टी इक्वल टू टी नॉट बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और क्योंकि ये लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे वी की जगह पे डाल देंगे सी, तो क्या हो जाएगा वन माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी कि वन माइनस वन, यानी कि वन टी नॉट बाई जीरो। वो क्या हो जाता है, वन बाई जीरो क्या होता है, इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट टाइम के लिए ये आदमी इसको यहीं पर खड़ा हुआ नजर आएगा, जबकि ये आदमी अंदर जा भी चुका है और ख़त्म भी हो चुका है। वो समझेंगे आगे। ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट क्या होता है, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट को आइंस्टीन रेडशिफ्ट भी कहते हैं। देखो, ये एक समझ लो बहुत बड़ा एक स्टार है, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, राइट? तो इसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में लिख सकते हैं कि इसको, ये एक ग्रेविटेशनल क्या है, वेल। भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी ग्रेविटेशनल वेल के बाहर जा रहा होता है तो वो एनर्जी लूज करता है। मान लो कोई फोटोन है, ये फोटोन है जो बाहर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करता है। तो एनर्जी लूज करने से क्या होता है, वेव का फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होता है।
होता है और उसका वेवलेंथ इंक्रीज होता है। वेवलेंथ इंक्रीज होने के कारण जो विजिबल लाइट में क्या होता है हमारा, होता है वेव, उसमें इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है रेड का, और इसका सबसे कम, इसका सबसे ज़्यादा। यही तो होता है ना, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में रहता है ये स्पेक्ट्रम। तो जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगा इसका फ्रीक्वेंसी घटेगा और वेवलेंथ हाई होता जाएगा। इक्वेशन याद है ना, उसका वेवलेंथ का इक्वेशन होता है C इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू और लैम्डा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो लैम्डा घटता है, और तो जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा हम देखेंगे कि हमें जो नज़र आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो रेडिश नज़र आने लग जाता है। इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट। तो अब इसका एक अपोजिट भी है। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ग्रेविटेशनल वेल की तरफ अगर जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करेगा तो जी बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, मतलब वो ब्लू की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे इसके पास आएगा, अगर कोई यहाँ से देख रहा होगा तो उसको ब्लू दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल ब्लू शिफ्ट। दोनों होता है, ब्लू शिफ्ट भी, रेड शिफ्ट भी। तो हम लोग जनरली अर्थ में हैं, और बाकी जितने भी बड़े बड़े स्टार या ब्लैक होल हैं सब बहुत बड़े ग्रेविटी वेल हैं, तो इसलिए हमें हमेशा रेड शिफ्ट दिखाई देता है। होने के रीज़न का एक कारण, इसके होने का एक कारण डॉपलर इफेक्ट भी है। अब हम लोग देखते हैं एंट्रोपी ऑफ ए ब्लैक होल। देखो पिछले वीडियोस में मैंने समझाया है कि एंट्रोपी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। एंट्रोपी मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डर। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिमांड करता है कि ब्लैक होल का भी एंट्रोपी होना चाहिए, अगर ब्लैक होल का एंट्रोपी ना हो तो इसका मतलब हम सेकेंड लॉ को वायलेट कर सकते हैं। कैसे, बाय थ्रोइंग मास इनटू द ब्लैक होल। अब देखो अभी तक हमने ये जाना था कि ब्लैक होल के बाहर कोई भी रेडिएशन नहीं आ पाता है, लेकिन ये पूरी तरह से ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। मतलब स्टीफन हॉकिंग एक फेमस साइंटिस्ट है। स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में दिखाया कि ब्लैक होल से कुछ रेडिएशन बाहर भी आता है। सम काइंड ऑफ रेडिएशन कम्स आउट ऑफ द ब्लैक होल, हम लोग कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। डिपेंड करता है हॉकिंग टेम्परेचर पे। स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया, एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन निकाल दिया, एनर्जी, एंट्रोपी और टेम्परेचर के साथ। इस तरह से स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल का एक एंट्रोपी का फॉर्मूला दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं बेकेनस्टाइन हॉकिंग फॉर्मूला। एक और साइंटिस्ट का इसमें योगदान है, उसका नाम है जैकब बेकेनस्टाइन। जो फिर ब्लैक होल है, देखो कितना अच्छा संयोग है यहाँ पे, ब्लैक होल बेकेनस्टाइन हॉकिंग। बेकेनस्टाइन हॉकिंग एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है के बी कैपिटल ए बाई 4 LP स्क्वायर। अब यहाँ पे के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ इवेंट होराइजन। LP क्या है, प्लैंक्स लेंथ। वीडियो को कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत लेंदी हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बेकेनस्टाइन हॉकिंग फार्मूला। इस फार्मूला से हमें ये देखने को समझ में आ रहा है कि जो एंट्रोपी ऑफ ए ब्लैक होल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द इवेंट होराइजन। जितना बड़ा इवेंट होराइजन उतना ज़्यादा एंट्रोपी। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ ब्लैक होल मैकेनिक्स। सो टोटल 4 लॉज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, होल हमेशा सेटिस्फाई करता है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉ हैं मैच करता है। ये देखने वाले लोगों का नाम क्या है, वही जो हमने पहले देखा था, जैकब बेकेनस्टाइन, देन कार्टर, जेम्स बार्डिन, और इसमें स्टीफन हॉकिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए देखते हैं जीरोथ लॉ।
जीरोथ लॉ कहता है कि इवेंट होराइजन हैज कांस्टेंट सरफेस ग्रेविटी। ये स्टेशनरी ब्लैक होल के लिए है। इवेंट होराइजन हैज कांस्टेंट सरफेस ग्रेविटी ऑफ ए स्टेशनरी ब्लैक होल। तो सरफेस ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कोई ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है टू ग्रेविटी एट द सरफेस। कौन सा सरफेस? इक्वेटर का सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अर्थ है और ये अर्थ का इक्वेटर है। इस सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये जितना रोटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, उसको कहते हैं हम लोग सरफेस ग्रेविटी। तो यहाँ पे अर्थ की जगह कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो ये था अर्थ, मान लो ये मून है, तो इसके भी इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जर्व करता है, उसको कहते हैं सरफेस ग्रेविटी। कन्वेंशन के तौर पे एक बेस मान लेते हैं कि अगर स्पेस ग्रेविटी है, उसको अगर हम 1 मान ले, 1 जी क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस आधार पे सन का सरफेस ग्रेविटी आता है 28 जी, वीनस का आता है 0.9 जी, मतलब ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर। 1/6 जी होता है ना, कितना आ जाएगा ये? लगभग 0.166 जी। अर्थ से बहुत बड़ा है तो 2.5 टाइम्स है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस ग्रेविटी को हम 1 मान सकते हैं और बाकी को निकाल सकते हैं। जी को सबसे पहले हम लोग CGS यूनिट में निकालते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद उसका लॉग ले लेते हैं। तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया। देखते हैं फर्स्ट लॉ होता है कि अगेन फिर से स्टेशनरी ब्लैक होल के लिए चेंज ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ एरिया देन एंगुलर मोमेंटम चार्ज। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। एनर्जी है चेंज इन द होराइजन एरिया, ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, एंड देन चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, देन ये फाई सिंबल डिनोट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, और क्यू डिनोट करता है चार्ज को, और ये होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये था फर्स्ट लॉ कि किसी स्टेशनरी ब्लैक। सेकेंड लॉ ऑफ ब्लैक होल क्या है? सेकेंड लॉ कहता है कि होराइजन का जो एरिया है, इवेंट होराइजन का एरिया, वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम है। लिख सकते हैं कि जो होराइजन का एरिया है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब घटता नहीं है समय के साथ। लेकिन इसमें एक चेंज अब आ गया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि स्टीफन हॉकिंग ने ये सिद्ध किया था कि ब्लैक होल जो है वो हॉकिंग रेडिएशन को एमिट भी करते हैं, मतलब रेडिएशन छोड़ते भी हैं वो। ब्लैक होल का मास और एरिया दोनों ओवर द टाइम घटते हैं। तो ये सेकेंड लॉ थोड़ा सा अपडेट हो गया है। थर्ड लॉ कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म ए ब्लैक होल विथ वैनिशिंग सरफेस ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑफ जीरो कैन नॉट बी अचीव्ड। मतलब ऐसा कोई ब्लैक होल नहीं हो सकता है जिसका सरफेस ग्रेविटी जीरो हो। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? जैसे जैसे आप अब्सोल्यूट जीरो को रीच करते हैं टेम्परेचर, वैसे वैसे एंट्रोपी क्या हो जाता है? कांस्टेंट होने लग जाता है, और एकदम जीरो केल्विन पे एंट्रोपी क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। उस तरीके से ही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो सरफेस ग्रेविटी है किसी ब्लैक होल का, वो जीरो रीच नहीं कर सकता। जिस टेम्परेचर पे
एमिट किया जाता है उसको लिखते हैं ऐसे, हॉकिंग टेम्परेचर होता है सरफेस ग्रेविटी बाई 2 पाई। फर्स्ट लॉ में अभी क्या देखा था? फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा था, चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ ए ब्लैक होल इज, तो यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट है जो ब्लैक होल के अंदर में फॉल कर रहा है, अंदर जा रहा है। आउटसाइड ऑब्जर्वर को ये यहीं पे स्टक दिखेगा, इसके अंदर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ब्लैक होल के पास आएगा उतना ज़्यादा रेड दिखाई देगा, क्योंकि हमने देखा है ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। तो जैसे जैसे इसके पास आएगा इसका टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। इस ऑब्जर्वर के लिए ये यहीं पे हमेशा हमेशा के लिए यहीं दिखाई देगा। लेकिन अब देखते हैं कि इसके अंदर में क्या हो रहा है। ये आदमी जैसे ही ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर जाएगा, इसके पैर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इसके सर पे जो लग रहा है, दोनों में डिफरेंस है। मतलब ये पैर को ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा कंपेयर टू हेड। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका जैसे जैसे अंदर जाएगा इसका नूडल बनता जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनता जाएगा ये। इसी को कहते हैं नूडलिंग या स्पेगेटिफिकेशन। स्पेगेटी खाते हैं ना हम लोग, हो जाएगा। मतलब टुकड़े टुकड़े होकर के ब्लैक होल का एक पार्ट हो जाएगा और टोटल मास ऑफ द ब्लैक होल इंक्रीज हो जाएगा।